So, in this video, we are going to be discussing about major poets of Elizabethan age. So, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे थॉमस वॉटसन, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर एंड शेक्सपियर. ये सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ पोएट्स लेके चल रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली होगी एसेइस्ट पे और बेकन पे भी हो सकती है. लेट्स सी क्या होता है. बट ये इन दिस वीडियो सिर्फ पोएट्स ही हम लेके चल रहे हैं. आगे फिर सारे आएंगे, ड्रामेटिस्ट एसेइस्ट सब आएंगे जो जो सेरा में थे. बट एक ही वीडियो में सारी चीज़ें लेके चलना पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. थॉमस वॉटसन. ही वॉज द अर्लीस्ट एलिजाबेथन टू मेक रेपुटेशन एज अ सोनेटियर. क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं तो इसके पहले जो चौसर की एज थी, चौसर की एज में सोनेट उतने ज़्यादा मतलब फेमस नहीं थे. मतलब बहुत रेयरली मतलब वो था कि हाँ कोई तो जानता भी था कि व्हाट सोनेट एक्चुअली इज़. सो इन दिस मतलब यहीं से सोनेट स्टार्ट भी होता. पेट्रार्च ने यहाँ पहले भी दिया हुआ है बट वो उतना इन्फ्लुएंस इधर नहीं था, इंग्लैंड में नहीं था. वहाँ यहाँ तो अभी आया क्योंकि चौसर तो लिखते नहीं थे. तो थॉमस वॉटसन वॉज द फर्स्ट एलिजाबेथन टू मेक अ रेपुटेशन. ये फर्स्ट एलिजाबेथन थे जिन्होंने एज अ सोनेटियर जिन्हें लोग जानते थे. ओके, प्लीज़ डोंट माइंड बर्ड स्ट्रिपिंग. बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो गया इन्हें, क्या कर रही हैं. His words are historically of great value as making the progress and scope of the foreign influence. अभी जैसे मैंने कहा पेट्रार्च लिखते तो थे पर उनका उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अभी इधर था नहीं. तो इनके जो वर्क्स हैं हिस्टोरिकली उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू इसलिए मतलब इनके उन्हें कोई खास वर्क थे नहीं. मतलब वर्थ रिमेम्बरिंग इतना अच्छा उन्होंने कुछ किया नहीं है. बट स्टार्ट उन्होंने किया था. बिगनिंग कैसी भी हो पर बिगनिंग दी इन्होंने थी. इनके बाद जो आए उन्होंने इन्हें देख के इनसे इन्फ्लुएंस होकर करना चालू किया. तो इन्हें पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको पढ़ने से वो हमें एक बिगनिंग मिलती है कि इस प्रोसेस की, या जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस थे वो वेस्टर्न और फॉरेन कह सकते हैं, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस थे उन्हें कैसे अपने मतलब इन्फ्लुएंस किया था उन्होंने. तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें पढ़ना ज़रूरी है. अदरवाइज़ कुछ खास वर्क इनके हैं नहीं. In early life, he translated Petrarchan sonnets into Latin, but only two of them could survive. अर्ली लाइफ इन द सेंस अर्ली पोइटिक करियर में इन्होंने पेट्रार्चन सोनेट को लैटिन में कन्वर्ट किया था. बट उसमें से सिर्फ दो ही ऐसी हैं जो सर्वाइव कर सकी हैं क्योंकि उतने ज़्यादा फेमस थे नहीं एक्चुअली. In 1582, he published 100 love poems which are described as sonnets. 1582 में इन्होंने 100 लव पोएम्स को कंपोज किया था और दोज 100 पोएम्स वर डिस्क्राइब्ड एज सोनेट्स. वो जो 100 पोएम्स थी इनकी लव पोएम्स थी उन्हें सोनेट की तरह डिस्क्राइब किया गया था. नाउ सर फिलिप सिडनी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट्स. द पब्लिकेशन ऑफ हिज सोनेट सीक्वेंस entitled एस्ट्रोफेल एंड स्टेला in 1591 मेक अ रियल बिगनिंग ऑफ एलिजाबेथन सोनेट. तो 1591 में एस्ट्रोफेल एंड स्टेला आउटस्टैंडिंग वर्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये है. और अच्छा तो है साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. एस्ट्रोफेल एंड स्टेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दो क्वेश्चन तो उनके यहीं पे ही हैं कि किस एज में पब्लिश हुई थी. तो दैट इज़ 1591. और किसने की थी तो ये सर फिलिप सिडनी की थी. अच्छा, स्टेला, यहाँ पे स्टेला नाम उन्होंने दिया था. इनकी बिलवड का नाम स्टेला था तो नहीं, बट इनकी राइटिंग्स में जो स्टेला थी जिनको इन्होंने स्टेला नाम दिया था, शी वॉज हिज बिलवड. तो इनकी जो सोनेट है इट वॉज द रियल बिगनिंग. मतलब ये जो सीक्वेंस था ये हम रियल बिगनिंग कह सकते हैं एलिजाबेथन सोनेट का. क्योंकि इनसे पहले जो भी वॉटसन ने लिखी थी वो हाँ एज अ सोनेट कह सकते हैं बट वो उतनी ज़्यादा ग्रेट वैल्यू की थी नहीं. सो रियल बिगनिंग यहाँ से हुई. हिज सोनेट्स क्लियरली शो द इन्फ्लुएंस ऑफ वॉटसन, पेट्रार्च एंड रॉन्सर्ड. इनकी सोनेट में तीन के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्लियरली शो होते हैं. वॉटसन, पेट्रार्च एंड रॉन्सर्ड. मीन्स पेट्रार्चन सोनेट लिखते थे. अच्छा, अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट सोनेट इज़ एंड व्हाट इज़ पेट्रार्चन सोनेट, आगे हम शेक्सपियरन सोनेट भी देखेंगे तो उसका एक अलग वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है. तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो क्योंकि बिना सोनेट पढ़े इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो व्हाट, मतलब कैसे वो करेंगे. क्योंकि ये जो सारे पोएट्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ दे आर पोएट्स एज वेल एज सोनेटियर्स. ज़्यादा इन्हें सोनेटियर्स के नाम से ही जाना जाता है. तो सोनेट्स पता होनी चाहिए कि अगर ये सोनेटियर्स हैं तो सोनेट तो लिखते हैं बट सोनेट है क्या. बिना सोनेटियर कैसे पता चलेंगे. तो सारे जो भी नोट्स हैं मतलब
बहुत अच्छा डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट लिंक, तो वो लिंक में मिलेगा। और अदरवाइज़ टेलीग्राम पे भी और इंस्टा आईडी पे भी मेरी, वो दोनों भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे भी सोनेट्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो डू चेक मी आउट देयर ऑल्सो। पेट्रार्च रोट्स हिज सोनेट फॉर हिज बीलवेड लॉरा। पेट्रार्च की जो सोनेट्स थी वो अपनी बीलवेड के लिए लिखते थे। अच्छा, सोनेट्स आर मोस्टली लव पोएम्स, जितनी भी लव पोएम्स थी वही सोनेट्स कहलाती थी। तो पेट्रार्च जो लिखते थे वो अपनी बीलवेड लॉरा के लिए लिखते थे। एंड सिडनीज सोनेट सो हिज पैशन फॉर पेनेलोप द स्टेला ऑफ हिज सोल। हाँ, पेनेलोप उस टाइम याद नहीं आ रहा था। पेनेलोप उनकी बिलवेड का नाम था और उन्हें ही एज अ स्टेला इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपनी सोनेट्स में। He was the first English poet indicate the lyric कैपेसिटी टू द सोनेट। ये फर्स्ट इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने लिरिक कैपेसिटी को सोनेट में इंडिकेट किया था। एंड ही वॉज प्रोफाउंडली मूव्ड बाय लिरिक्स। बहुत अच्छा यूज़ इन्होंने लिरिक्स का किया था। और एलिजाबेथन नहीं, लिरिक्स और जो ब्लैंक वर्स थे वो तो एज ऑफ चॉसर की कैरेक्टरिस्टिक थे, बट सोनेट में इन्होंने लाया है। ही फॉलोड पेट्रार्चन स्कीम ऑफ सोनेट। इन्होंने पेट्रार्चन स्कीम ऑफ सोनेट लिखी थी। सोनेट 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे मैंने बताया, पेट्रार्चन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट। लिखते सेम ही हैं, मतलब हमेशा सोनेट 14 लाइन्स की ही होती है, बट इसमें क्या है कि थोड़ा राइम स्कीम में चेंजेस होते हैं थोड़ा, क्योंकि पेट्रार्चन सोनेट में थोड़ा सा बता दूँ, पेट्रार्चन सोनेट 2 पार्ट में होती है, सेस्टेक और ऑक्टेव में 8 और 6 लाइन की होती है। 8 लाइन का इनका सेस्टेक होता है और फिर 6 लाइन का ऑक्टेव होता है। तो सेस्टेक में 8 लाइन जो शुरू की होती है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछता है राइटर या पोएट, कुछ क्वेश्चन पूछता है और ऑक्टेव जो होते हैं वो उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती है, 3 क्वार्टरेंस में होती है, मीन्स 4-4 लाइन के 3 पैरा, मतलब 3 पैरा होंगे 4-4 लाइन के, और जो लास्ट 2 लाइन होती है वो कपलेट होती है। तो वो जो तीनों क्वार्टरेंस में जो भी सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, कपलेट जो लास्ट की 2 लाइन्स होती हैं वो उनका आंसर अटेम्प्ट करती है। मीन्स सारा जो थीम है सोनेट की, अगर शेक्सपियरियन सोनेट में लास्ट की 2 लाइन्स जो होती हैं जो कपलेट, अगर वो देख ली जाए तो सारी जो भी उनकी मतलब सोनेट की क्या थीम है वो सब एक बार में कंफर्म हो सकती है। ओके, ही वॉज फॉलोड बाई मैनी, बाई डैनियल इन डेलिया, कॉन्स्टेबल इन डायना, ड्राइटन इन आइडिया एंड स्पेंसर इन एमरोटी। ये कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने अपने वर्क्स में इनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपना वर्क लिखा था। नाउ एडमंड स्पेंसर। स्पेंसर इज ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ दिस एरा, एलिजाबेथन एज। तो स्पेंसर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट हैं, क्योंकि एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट बहुत बारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली कॉलेजेस में। बाकी ऑब्जेक्टिव में क्या आएंगे, बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं हर एरा का। जैसे चौसर रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे अपनी एज के, स्पेंसर अपनी एज के हैं, फिर आगे जब हम विक्टोरियन एज पढ़ेंगे, रोमांटिक एज पढ़ेंगे, तो उसमें भी हर एज का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव पोएट होता है। तो एडमंड स्पेंसर वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ दिस एज, तो इस वजह से ये थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बाकी सारे राइटर्स या पोएट्स से। द अर्ली कनेक्शन यहाँ पे लिखा है, कलेक्शन होगा। द अर्ली कलेक्शन ऑफ हिज सोनेट्स वॉज नोन एज अ थिएटर ऑफ वर्डलिंग, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बेले, मेरॉट एंड सिडनी। जो इनका अर्ली कलेक्शन था सोनेट का, द थिएटर ऑफ वर्डलिंग, वो इन्फ्लुएंस था बेले, मेरॉट और सिडनी तीनों से। स्पेंसर ब्रोक अ न्यू ग्राउंड इन सोनेट राइटिंग विद द पब्लिकेशन ऑफ एमरोटी, अ कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट। एक न्यू रिकॉर्ड, जैसे अभी भी होते हैं ना, रिकॉर्ड बनते हैं, ब्रेक होते हैं, बट कुछ ऐसे लैंडमार्क्स हो जाते हैं जो जिन्हें क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। वैसा ही एक लैंडमार्क सेट किया था स्पेंसर ने विद द पब्लिकेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट्स कॉल्ड एमोरिटी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एमोरिटी इनकी लाइफ में और हमारे एग्जाम में भी ऑब्वियसली। दे ऑल आर एड्रेस्ड टू हिज वाइफ एलिजाबेथ बॉयल। जैसे मैंने पहले बताया ना कि सोनेट्स जो है वो मोस्टली लव पोएम्स होती हैं, तो सारी बीलवर्ड्स को या फिर वाइफ्स को ही है। हाँ, शेक्सपियर का थोड़ा सा केस अलग है, एक्चुअली केस अलग नहीं है, उनकी तरफ से तो लव पोएम ही थी, बट क्या था कि उनकी जो बीलवर्ड थी तो उन्हें डिसीव किया था उन्होंने शेक्सपियर को उन्हीं की फ्रेंड के साथ एक्चुअली, तो उनका थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। इसलिए उनकी थोड़ी सी सोनेट्स में क्या है, थोड़ा सा वो
दुख वाला, वो जो पैथोस वाला एलिमेंट है, दैट इज ऑलवेज देयर इन हिज सोनेट. His sonnets neither have restless of Sydney in the love with a married woman. वो रेस्टलेस नहीं थी, इनके रेस्टलेसनेस नहीं थी इनकी सॉनेट्स में जो सिडनी में थी, बिकॉज ऑब्वियस थिंग है, एक तो लव पोएम, वो भी आप लव ऐसे इंसान से करो हु इज ऑलरेडी मैरिड, तो रेस्टलेसनेस होगी ही होगी, है ना. और ना ही यूनिकनेस थी शेक्सपियर की, हुज मिस्ट्रेस डिसीव्ड हिम विथ हिज फ्रेंड, इन्हीं की फ्रेंड से के साथ मिलके उन्होंने इनको डिसीव किया था. तो ये दोनों चीज़ इनके में नहीं थे, क्योंकि एडमंड स्पेंसर की जो एलिजाबेथ वर्ल थी वो इनकी बिलवर्ड थी और वही आगे चल के इनकी वाइफ भी बनी थी. तो इनके केस में ऐसा कुछ दर्द भरी दास्तान टाइप्स नहीं था. हिज सॉनेट्स वर इन्फ्लुएंस बाई नियो प्लेटोनिज्म से इनकी जो सारी सॉनेट्स थी वो इन्फ्लुएंस थी. नाउ हियर कम्स शेक्सपियर. His sonnets are the most precious pearls of Elizabethan lyricism. Some of them are surpassed by any lyricist. इनके जो सॉनेट्स हैं आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रीसियस पर्ल्स हैं एलिजाबेथन लिरिसिज्म की, जो हार्डली आज तक, नॉट ओनली हिज एरा इन हिज एरा, बट आज तक किसी ने, बहुत मुश्किल है कि एक दो ने कभी इन्हों सरपास किया हो लिरिसिज्म में, लिरिक्स में. मेजॉरिटी ऑफ हिज सॉनेट्स वर रिटन इन 1594. ज़्यादातर इनकी जो सॉनेट्स थी तो वो सारी कंपोज हुई थी 1594 में. ही डिड नॉट फॉलो इटालियन फॉर्म, ही प्रेफर्ड स्पेंशेरियन कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्ट्रेन फॉलोड बाई अ कपलेट. जैसा मैंने कहा था ना कि शेक्सपियर इटालियन सोनेट ही पेट्रार्चन सोनेट है, क्योंकि पेट्रार्च इटली के ही थे. तो इटालियन सोनेट पूछे या पेट्रार्चन सोनेट पूछे, आंसर सेम है. बट इन्होंने दूसरी सोनेट्स लिखी थी जो बाद में लेटर ऑन शेक्सपियरन सोनेट ही कहलाती है. 3 क्वार्टरन्स फॉलोड बाय अ कपलेट. क्वार्टरन ग्रुप ऑफ 4 लाइन एंड कपलेट 2 लाइन. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर वेनिस एंड एडोनीज एंड द रेप ऑफ ल्यूरेस. दोनों इंपॉर्टेंट है बट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं एक्चुअली. In 1609, he published a collection of 154 sonnets which was dedicated to Mr. W.H. and Dark Lady. In 1906 इन्होंने कलेक्शन 154 सॉनेट्स का पब्लिश किया था जो 2 लोगों के डेडिकेटेड थे. पहले मिस्टर W.H. एंड दूसरा डार्क लेडी. W.H. was probably his dear friend, the Earl of Southampton. जो W.H. थे वो इनके डियर फ्रेंड थे, who is the Earl of Southampton. His sonnets reveal the emotional crisis of his life. Emotional crisis तो है ना कि किसी से, मतलब he was in love with someone who deceived him with his friend. तो वो emotional crisis था इनकी लाइफ में और वो इनकी सोनेट में बहुत क्लियरली विजिबल है. So there is an autobiographical note in his sonnets. His sonnets are noticeable for the rare beauty of image and flawless perfection of style and versification, which has an unsurpassable melody. इनके सॉनेट्स नोटिसेबल है, उनके में क्या है, रेयर ब्यूटी ऑफ इमेजेस. इमेज, अब इमेज वो वाला इमेज नहीं जो हम कहते हैं, वो वाली इमेज नहीं. इमेज इन द सेंस किसी राइटर ने कुछ लिटरेरी टर्म में, मतलब लिटरेचर के सेंस में अगर किसी राइटर्स की इमेज की हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि जब हम उनके वर्क को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है. जैसे जैसे वो लिखते जाते हैं वैसे वैसे इमेज जो हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, दैट इज़ कॉल्ड इमेज. और फ्लॉलेस ऑफ परफेक्शन एंड वर्सिफिकेशन, जो आज विच हैज़ अनसरपासेबल मेलोडी. अब मेलोडी तो होगी ही, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है. सो he breathed into sonnet a lyric melody and meditative energy which our writer on country, sorry आर नहीं है तभी, which any writer of any country has surpassed. उन्होंने सोनेट में वो लिरिक्स दी थी, वो लिरिक्स की जान डाली थी, सांस डाली थी, ब्रीथेड, वो तो जो आज तक किसी भी राइटर ने, किसी भी कंट्री के राइटर ने, नॉट ओनली इंग्लैंड, किसी भी कंट्री के राइटर ने आज तक उसको सरपास नहीं किया है.